हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन करेंगे कंसोलिडेशन इंड एस 110 का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे स्टेप्स के हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, स्टेप्स भी नीचे लिखे हुए हैं हाथ से, सॉल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ है हाथ से, और इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन वो सबसे नीचे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्टली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। DEF लिमिटेड acquired 100% ordinary shares of ₹100 each of XYZ Limited। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2001, इसको 2021 बोलो, 2001 बोल लेते हैं अपन इसको। ऑन 31 मार्च 2002 द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज वर गिवन एज बिलो। DEF लिमिटेड की दे रखी है, XYZ लिमिटेड की दे रखी है। बिल्कुल ध्यान से अपने को कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, शुरू में स्टेप्स अपने नीचे समझेंगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को दोनों बैलेंस शीट दी हुई है, DEF की दी हुई है और XYZ की दी हुई है। ठीक है, चलो ये कब की बैलेंस शीट दी हुई है अपने को? 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट दी रखी है। ठीक है, चलो अपन आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द retained earnings of XYZ Limited showed a credit balance of ₹3 lakh on 1st April 2001 यानी opening, out of which a dividend of 10% was paid on 1st November. DEF Limited has recognized the dividend received to profit and loss account. Fair value of plant and machinery on 1st October 2001 was ₹20 lakh. The rate of depreciation on plant and machinery is 10%. ठीक है, अपने जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था वो 3 लाख का था ओपनिंग का, उसमें से 10% का डिविडेंड दे रखा है। ठीक है, और जो 1 अक्टूबर यानी जो हमारी एक्विजिशन डेट है वो उस पर हमारे फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू 20 लाख है और डिप्रिसिएशन की परसेंट उस पर 10% है। ठीक है, फॉलोइंग आर द इंक्रीज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स विद बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2001। अपने को एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है। कितना दे रखा है? ये सारे क्या है? इंक्रीज हैं। कैसे? ट्रेड पेबल में 1 लाख का इंक्रीज हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग में 10 लाख का इंक्रीज हुआ, इन्वेंट्री में 1,50,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, नोट्स, it may be assumed that inventory is still unsold on balance sheet date, ठीक है, and trade payable not yet settled. Also assume the other reserves of both the companies as on 31st March 2002 are the same for 1st April 2001. ठीक है, all the fair value adjustment have not yet implicated on the consolidated post acquisition profits, यानी अपने को इनका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, यानी अपने पास क्या है? दो एक बैलेंस शीट दी हुई है, अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। किसकी? DEF लिमिटेड की। क्यों? क्योंकि DEF लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को अक्वायर करा है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं हमारा क्या कहता है हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है ऑब्जर्व केयरफुली डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन या पेरेंट कंपनी का शेयर, NCI का शेयर, NCI मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऑन कंसोलिडेशन डेट। यानी हमें क्या करना है? ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, देखो ये बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स होती है लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं। पेरेंट कंपनी का शेयर अपने को एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालने में काम में आएगा कि हमें पोस्ट एक्विजिशन में पेरेंट का कितना रखना है। NCI शेयर कहाँ काम आएगा? NCI की कैलकुलेशन में काम आएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहाँ पे अपने को NCI को कितना देना है उसमें काम आएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है जिसको अपने को ऑब्जर्व करना होता है केयरफुली, और अपन इसको नोट डाउन करके भी रखेंगे हमारे रफ में या फिर हमारे आंसर में, जैसा भी आपको ठीक लगे। आंसर में लिखो तो बेहतर है। ठीक है, चलो अपन धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ के, मैं यहाँ पर आऊँगा, पहले एक स्टेप पढ़ूंगा, उस स्टेप का अपने सोल्यूशन में क्या इंप्लीकेशन होगा अपन सोल्यूशन में चल के देखेंगे। ऐसे करेंगे अपन, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो ज़्यादा अननेसेसरी बड़ी ना करूँ लेकिन अच्छे से समझा भी दूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप, ये तो अपना सारा कंसेप्ट का पार्ट है। अपन ये आ गया अपना, ये भी अपना कंसेप्ट का पार्ट है, ये अपना ये भी कंसेप्ट का, ये आ गया अपना सॉल्यूशन। क्या स्टेप? नोटिंग डाउन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, पेरेंट कंपनी शेयर एंड NCI शेयर। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अक्टूबर 2001। डेट ऑफ कंसोलिडेशन कब करेंगे अपन? 31 मार्च 2002। पेरेंट कंपनी का शेयर कितना है? चलो आओ अपन इसके लिए अपने को क्वेश्चन में चलना पड़ेगा। कितना है पेरेंट कंपनी का शेयर? पेरेंट कंपनी देखो अक्वायर्ड 100%, यानी पेरेंट कंपनी का शेयर है 100%। तो NCI के लिए कुछ बचा क्या? नहीं, NCI के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पेरेंट कंपनी ले गई पूरा का पूरा 100%, तो NCI के लिए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, पेरेंट कंपनी का 100%, NCI का 0%। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना स्टेप 2 क्या कहता है। स्टेप 2 क्या कहता है अपना स्टेप 2 कहाँ है? आ गया ये रहा। स्टेप 2, डू बाइफर्केशन ऑफ प्री एंड पोस्ट रिजर्व्स बेस्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डू बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट पोस्ट एक्विजिशन इन पेरेंट एंड सब्सिडरी। अपन क्या करेंगे? जो भी हमारे प्रॉफिट हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, यानी हमारे रिजर्व्स, हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स, हमारे किसी भी दूसरी तरीके के रिजर्व्स, उनको अपन क्या करेंगे? प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो पोस्ट वाला पीरियड होगा, पोस्ट में तो एक्विजिशन हो चुका, एक्विजिशन के बाद वाला, पहले वाले का मतलब प्री, बाद वाले का मतलब पोस्ट। तो अपन क्या करेंगे? जो पोस्ट वाले प्रॉफिट के पार्ट होंगे, जो पोस्ट वाली रिटेन अर्निंग्स के पार्ट होंगे, उनको अपन पेरेंट और सब्सिडरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर देयर होल्डिंग। ठीक है, तो अपन जैसे ये मैंने बेसिक एक फॉर्मेट बनाया है,
पर्टिकुलर्स, प्री एक्वेशन का पार्ट, पोस्ट एक्वेशन का पार्ट। अपन जनरल रिजर्व देखेंगे कितना है, रिटेन अर्निंग्स कितनी है, और जो भी हमारे एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन के हिसाब से दिए हुए होंगे वो एडजस्टमेंट्स अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आ जाओ। ये आ जाते हैं अपन अपने सॉल्यूशन पे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट। हमारा रिटेन अर्निंग पोस्ट में कितना है, हमारा रिटेन अर्निंग पोस्ट में 3 लाख का है। कहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख, हमारा प्री पोस्ट का रिटेन अर्निंग 3 लाख का फिगर अपने को यहाँ पर दे रखा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द रिटेन अर्निंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। यानी 1 अप्रैल 2001 ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारी सब्सिडरी का कितना है, 3 लाख का है। ठीक है, अपन ने 3 लाख का फिगर यहाँ पे लिख दिया, ये अपन ने यहाँ पे 3 लाख लिख दिया, ये हमारा यहाँ पर 3 लाख अपन ने लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमारी एंड के अंदर रिटेन अर्निंग्स कितनी की हैं, हमारी एंड के अंदर रिटेन अर्निंग्स 8,20,000 की हैं, 8,20,000 की। अब क्वेश्चन से चेक करना, मैं बार बार ऊपर जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। जहाँ मेरे को नेसेसरी लगता है मैं ऊपर जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो हमारी रिटेन अर्निंग्स आपको बैलेंस शीट में कितनी दिखाई देंगी, 8,20,000 की दिखाई देंगी। किसकी, सब्सिडरी की। अपने को पेरेंट की रिटेन अर्निंग देखनी है, अपन जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो अपन सब्सिडरी की बुक्स में कर रहे हैं। अपन सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे हैं तो सब्सिडरी के असेट्स लायबिलिटीज वहाँ पर चेंज करेंगे। खैर वो सब छोड़ो, अपन अभी क्या कर रहे हैं, अपन अभी प्री और पोस्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी प्री कितना हो गया, रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग कितनी है, 3 लाख की है। ठीक है, यानी ओपनिंग से लेकर एंड तक मार्च में हमने कितना अर्न करा, 5,20,000 अर्न करा, 5,20,000 अर्न करा। क्या करेंगे अपन, 5,20,000 को प्री और पोस्ट में बांटेंगे। भाई देखो हमारा ओपनिंग कितना था, 3 लाख का था। ठीक है, हमारा ओपनिंग 3 लाख का था। हमारा क्लोजिंग कितना है, 8,20,000 का हमारा क्लोजिंग है। यानी ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 8,20,000, तो बीच में अपन ने अर्न कितना करा, 5,20,000 अपन ने अर्न करा। 5,20,000 प्लस 3 लाख 8,20,000, ये पूरे साल का अपन ने अर्न करा हुआ है। यानी इसको अपन क्या करेंगे, प्री में बांटेंगे, पोस्ट में बांटेंगे। कि प्री से रिलेटेड कितना, टाइम रेशियो में। कैसे, टाइम रेशियो में। एक्विजिशन डेट कितनी है, 1 अक्टूबर 2001। यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स प्री, 6 मंथ्स प्रो, 6 मंथ्स प्री सॉरी 6 मंथ्स पोस्ट। ठीक है, तो अपन इसमें हाफ हाफ कर देंगे। अपन ने यहाँ पे हाफ हाफ लिख दिया कि हमारा प्री का प्रॉफिट कितना है, 2,60,000 का है। पोस्ट का प्रॉफिट कितना है, 2,60,000 का है। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5,20,000 आ गया। और यही तो अपना टोटल इसमें इंक्रीज हो रहा है रिटेन अर्निंग में। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपने अदर रिजर्व्स कितने हैं। अदर रिजर्व जरूर बैलेंस शीट में 10 लाख के दिखाई दे रहे होंगे सब्सिडरी की। चलो देखते हैं, सब्सिडरी हमारी ये XYZ लिमिटेड है। इसकी बैलेंस शीट के अदर रिजर्व्स कहाँ हैं, ये रहे अदर रिजर्व्स, ये रहे 10 लाख के। ठीक है, और अपने को एक लाइन भी दे रखी थी इसमें, मुझे ध्यान आ रहा है, ये रहा, अदर रिजर्व्स ऑफ बोथ द कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2002 आर द सेम एज 1 अप्रैल 2001। यानी अदर रिजर्व जो ओपनिंग बैलेंस रहा वही क्लोजिंग रहा। यानी ईयर के ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पोस्ट में पूरा का पूरा 10 लाख लिख देंगे। और जैसे इसमें अपन ने करा था ऊपर रिटेन अर्निंग में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ बदला ही नहीं, 10 लाख आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपन हमारे एडजस्टमेंट्स पे। अब आते हैं अपन अपने एडजस्टमेंट्स पे। चलो अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ तक का काम कर लिया। अपन ने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप कर लिया अपन ने पूरा। अपन ने सेकंड स्टेप कर लिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, नेट असेट्स निकालना है अपने को। क्या निकालना है, नेट असेट्स। ठीक है, चलो अपन एक बार पहले अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले अपन, मैं आपको कैसे बताऊँ उसको, नेट असेट्स पहले बताऊँ या एडजस्टमेंट पहले बता दूँ। चलो अपन एडजस्टमेंट्स पहले समझते हैं, एडजस्टमेंट्स अपन पहले समझते हैं। चलो नेट असेट्स अपन बाद में निकालते हैं, अपन सबसे पहले एडजस्टमेंट समझते हैं। क्या एडजस्टमेंट है इसमें, एक इसमें एडजस्टमेंट है डिविडेंड का। डिविडेंड का एडजस्टमेंट क्या कहता है, द रिटेन्ड अर्निंग्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख। अपने को समझ में आ गया कि ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है, और इसमें से क्या करा अपन ने, आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1 नवंबर। ठीक है, 10% का डिविडेंड, यानी इसका 10% नहीं, डिविडेंड ऑफ 10%। 10% किसका, अपन डिविडेंड किसमें से किसका पे करेंगे, इक्विटी शेयर का पे करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल से अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल का 10% अपन क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। यानी डिविडेंड कितना होगा, 20 लाख का, 10% कितना हुआ, 2 लाख। 2 लाख का डिविडेंड जो सब्सिडरी कंपनी है हमारी XYZ वो पे कर रही है। ठीक है, चलो मैं आपको अब डिविडेंड एडजस्टमेंट पे लेके चलता हूँ। क्या कहता है हमारा डिविडेंड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इन करेंट ईयर। बिल्कुल ठीक है, ये वाला पॉइंट ही हमारा इसी का है। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इज एन इंट्रा ग्रुप आइटम एंड दस एलिमिनेशन विल बी मेड। भाई सब्सिडरी होल्डिंग को डिविडेंड दे रही है, यानी आपस में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होता है उसको अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इसको भी अपन एलिमिनेट करेंगे।
कैसे करेंगे? ऐड टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है ये? एडजस्टमेंट करने के लिए डिविडेंड को अपन पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स में ऐड करेंगे, ठीक है। इफ सब्सिडरी कंपनी इज अक्वायर्ड बिटवीन द करेंट ईयर, हाँ ये वाला पॉइंट हमारे पे एप्लीकेबल होता है। अगर ये वाला पॉइंट हो रहा होता कि मतलब मान लो कि सब्सिडरी कंपनी अपने जो करंट ईयर है उससे पहले अक्वायर हुई हुई है, तो अपन क्या करेंगे? पूरा का पूरा जो डिविडेंड है वो पूरा पोस्ट है, क्योंकि करंट ईयर में तो पूरा का पूरा हमारी सब्सिडरी थी, वो करंट ईयर की स्टार्टिंग होने से पहले हमने अक्वायर कर लिया था सब्सिडरी को, मान के चलो आप। तो यानी करंट ईयर तो पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड ही हुआ। तो हम क्या करेंगे? ये जनरल ही है, ये जनरल क्या करेंगे अपन? इसको पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में ऐड बैक कर दो। लेकिन इसमें अपना ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है कि इफ सब्सिडरी कंपनी इज एक्वायर्ड बिटवीन द करेंट ईयर, हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है क्योंकि 1 अक्टूबर 2001 को अपन अक्वायर कर रहे हैं, देन ऐड डिविडेंड टू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑन टाइम रेशियो। अच्छा ठीक है, यानी सबसे पहले अपने को क्या करना है? जो हमारा डिविडेंड है, हमारा डिविडेंड कितने का आया था? 2 लाख का आया था। 2 लाख को अपने को क्या करना है? प्री और पोस्ट में बांटना है। प्री और पोस्ट कितना? 6 मंथ्स। यानी इसमें क्या करना है? अपने को ऐड बैक करना है। प्री में ऐड बैक करना है 1 लाख, पोस्ट में ऐड बैक करना है 1 लाख। चलो कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपन ने कर दिया, प्री में ऐड कर दिया, पोस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो इसका वर्किंग नोट, डिविडेंड कितना है? 20 लाख का 10% 2 लाख, ऐड टू प्री एंड पोस्ट रिटेन अर्निंग इन टाइम रेशियो, ये अपन ने कर दिया। दूसरा क्या करना है? अपने को लेस करना है पेरेंट का शेयर फ्रॉम ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स अपन आगे करेंगे स्टेप 6 में। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स अपन आगे करेंगे स्टेप 6 में। अपने को क्या करना है? पेरेंट का शेयर 2 लाख में से पेरेंट का शेयर कितना है? 100% पेरेंट का शेयर है साहब। क्यों? क्योंकि एनसीआई तो 0% है। क्यों? क्योंकि 100% कंट्रोल ले लिया अपन ने, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? ये जो पेरेंट का शेयर है यानी 2 लाख का है, वो अपन ग्रुप रिटेन अर्निंग जो अपन स्टेप 6 करेंगे उसमें से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अपन ये स्टेप 6 के अंदर देखेंगे। अभी अपन स्टेप कौन सा कर रहे हैं? 3rd स्टेप कर रहे हैं आई थिंक अपन, अभी स्टेप 2 कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो अपन ये कौन सा अपन कब देखेंगे इस चीज़ को? अपन स्टेप 6 में देखेंगे, ठीक है। और अपने को क्या करना है? यहाँ पर से अपन ने पेरेंट का शेयर लेस करा, अपने को एनसीआई का शेयर भी लेस करना है। एनसीआई में से जो अपन स्टेप 4 में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो खैर 0% है, कुछ एनसीआई है नहीं, लेकिन स्टिल अपन लिख करके 0% उसमें लिखेंगे, जिससे क्लैरिटी रहे आंसर में कि भाई इसमें एनसीआई नहीं है, इसलिए अपन ने एनसीआई को लिखकर फिर अपन 0 लिखेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। चलो ठीक है, यानी अपन ने इस स्टेप के खातिर अपन ने अभी क्या करा? मतलब इस स्टेप के खातिर अपन को क्या करना था? अपने को ऐड बैक करना था प्री और पोस्ट में टाइम रेशियो में, वो अपन ने कर दिया। 1 लाख इसमें ऐड कर दिया, 1 लाख इसमें ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एडजस्टमेंट मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है, आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। आप इसको पढ़ना, और ये सारे एडजस्टमेंट की शीट भी मैं अलग से एक बार बना दूंगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है? ऐड टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, नॉर्मल केस। लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनीज अक्वायर्ड बिटवीन द करंट ईयर, जो कि इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को अक्वायर करिए, तो अपन क्या करेंगे? ऐड डिविडेंड टू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग इन टाइम रेशियो। पेरेंट कंपनी का शेयर आप रिड्यूस कर दो ग्रुप रिटेन अर्निंग में से, अपन कर देंगे स्टेप 6 में। एनसीआई का शेयर भी आप रिड्यूस कर दो स्टेप 4 में, ठीक है। ये वाले 2 पॉइंट अभी इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं लेके चल रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स पे, लेकिन मैंने लिख के रखे हैं। पीडीएफ में आपको ये पॉइंट जरूर मिलेंगे, कंसेप्ट के साथ आपको दोनों पॉइंट जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो वीडियो अननेसेसरली बड़ी हो जाएगी। अपन ने डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर दिया है, चलो ठीक है। और कौन सा एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में? देखते हैं और कौन सा एडजस्टमेंट है। ये अपन ने डिविडेंड का एडजस्टमेंट तो कर दिया। हाँ, अब यहाँ पर है फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स। फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स अपन कैसे करते हैं? चलो फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट मैं आपको समझाता हूँ अब शॉर्ट में, वो भी मैंने लिख रखा है, आ जाओ। ये आ गए अपने फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं? ऑन द एक्विजिशन डेट पेरेंट टेक्स असेट ऑफ सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू पे अक्वायर करते हैं सब्सिडरी को अपन एज अ पेरेंट। दस वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स इन द असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ सब्सिडरी। जो फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट होंगे वो सब्सिडरी की असेट लाइबिलिटी में होंगे। बिल्कुल ध्यान से अपने को ये बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है। अपने को पेरेंट से कोई मतलब नहीं है, अपन सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ कर रहे हैं? सब्सिडरी की बुक्स में कर रहे हैं, सब्सिडरी की असेट लाइबिलिटी में कर रहे हैं, ठीक है। कैसे होंगे एडजस्टमेंट? चलो समझते हैं। फॉर असेट्स ऑफ सब्सिडरी, असेट्स के लिए अगर फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट, अगर फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्विजिशन डेट, एड इंक्रीज इन फेयर वैल्यू यानी इन दोनों का डिफरेंस टू प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी, एंड एड इंक्रीज इन फेयर वैल्यू यानी वही वाला डिफरेंस टू द असेट साइड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यानी अपने को दो इफेक्ट क्या दिखाना है? अगर हमारा फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स मोर देन कैरिंग अमाउंट है तो अपने को जो एक्सेस पार्ट होगा इन दोनों का, यानी फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, जो एक्सेस पार्ट होगा उसको अपने को क्या करना है? एक तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में ऐड करना है, और दूसरा हमें क्या करना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड करना है, असेट की साइड में, ठीक है। यही अगर फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन कैरिंग अमाउंट है तो अपने को क्या करना है? लेस करना है डिक्रीज प्री एक्विजिशन में से, लेस करना है डिक्रीज हमारे असेट में से, ठीक है। लाइबिलिटीज़ के लिए भी अपन सेम एडजस्टमेंट करते हैं। अभी फिलहाल अपनी असेट की बातें तो अपन समझते हैं कि पहले असेट में अपन क्या करते हैं। चलो क्या हो रहा है इसमें?
चलो अपन समझते हैं सबसे पहले असेट में फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बाकी के 3 असेट का बता देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी का अपन लास्ट में करते हैं। देखो ट्रेड पेबल में इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, लैंड एंड, चलो पहले अपन समझते हैं ट्रेड पेबल में इंक्रीज हो रहा है 1 लाख। चलो अपन एक बार कंसेप्ट देखते हैं क्या कहता है, क्या करना है अपने को अगर लाइबिलिटी में अपने को इंक्रीज दिखे तो। ठीक है, फॉर लाइबिलिटी ऑफ सब्सिडरी, हाँ फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, हाँ ये वाला अपना केस है क्योंकि 1 लाख से फेयर वैल्यू इंक्रीज्ड है। हाँ बिल्कुल, क्या करेंगे अपन, लेस इंक्रीज इन फेयर वैल्यू फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व। अच्छा चलो अपन प्री एक्विजिशन में से 1 लाख लेस करना है भाई साहब। चलो प्री एक्विजिशन में से 1 लाख लेस करना है, ये कर दिया 1 लाख लेस कर दिया मैंने। ठीक है, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, इंक्रीज एड इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू फ्रॉम दैट लाइबिलिटी इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे अपन तब करेंगे इसको। ठीक है, अपने ये वाले स्टेप 2 के पार्ट में अपने को प्री एक्विजिशन में से लेस करना था, फेयर वैल्यू इंक्रीज पार्ट अपन ने कर दिया। चलो ठीक है, और क्या है, और कौन सा असेट में इंक्रीज आ रहा है, ये तो लाइबिलिटी का इंक्रीज अपन ने देखा एक। और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग में 10 लाख का इंक्रीज और इन्वेंट्री में 1,50,000 का इंक्रीज है। ठीक है, क्या करते हैं अपन असेट के इंक्रीज में, चलो देखते हैं क्या करते हैं। ये रहा फेयर वैल्यू, हाँ ये वाले केस हैं, दोनों असेट बढ़े हुए हैं, इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है और हमारा कौन सा था वो लैंड एंड बिल्डिंग था आई थिंक, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट। क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं इंक्रीज इन फेयर वैल्यू टू प्री एक्विजिशन रिजर्व। अच्छा चलो प्री एक्विजिशन रिजर्व में अपन ऐड करते हैं इंक्रीज। चलो अब मुझे तो पता है, मतलब मैं आपके हिसाब से एक बार समझाने के लिए कि भाई अपने को ऐसे देख देख के अगर आप करोगे आराम से आपका फॉर्मेट बैठेगा। स्टेप्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेप्स कल को आपको प्रैक्टिस करने से भी तो आप इसको याद करके रखना, लेकिन इस स्टेप से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। ये स्टेप बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है ना, लिखने में टाइम लगा इनको काफ़ी, और एक एक आंसर लिखने में भी इसका काफ़ी टाइम लगता है। खैर चलो, तो अपना इंक्रीज कितना हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग में 10 लाख का इंक्रीज हुआ, अपन ने ये प्री पे पार्ट में इंक्रीज कर दिया। इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ, अपन ने प्री के पार्ट में इंक्रीज कर दिया। सिंपल कर दिया, ठीक है। चलो जो अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करना है वो अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त काम में लेंगे, उसको अभी के लिए आप भूल जाओ। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपन ने क्या क्या कर लिया अभी तक, अपन ने अभी तक फर्स्ट स्टेप कर लिया पूरा, अपन ने सेकंड स्टेप कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में जब अपन टोटल करते हैं तो अपने को क्या करना है, इस पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पेरेंट और सब्सिडरी में। प्री वाला थोड़ी ना करेंगे, प्री वाला तो प्री एक्विजिशन का मतलब तो एक्विजिशन से पहले, वो तो पूरा का पूरा सब्सिडरी का ही है, वो तो अपना हक ही नहीं है उस पर पेरेंट का। तो हाँ पोस्ट वाले पे पेरेंट का हक है, एक्विजिशन के बाद पेरेंट का हक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेरेंट और सब्सिडरी में। चलो अपन चलते हैं हमारी टेबल पर जो अपन ने अभी बनाई। हमारी टेबल कहाँ है, यहाँ है। क्या आया अपना पोस्ट का टोटल 3,35,000 आया। इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, हाँ इसका होगा किस में, पेरेंट में 100%, सब्सिडरी में 0%। ठीक है, 3,35,000 पेरेंट का हो गया, सब्सिडरी का 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और ये सारे मैंने आपके यहाँ पर एडजस्टमेंट लिख रखे हैं। अपन ने प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट करा फेयर वैल्यू इंक्रीज का। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी का अपने को समझना है, सॉरी अब मेरे से मिस हो गया था। मैंने बोला था आपको कि अपन प्लांट एंड मशीनरी का लास्ट में समझेंगे, तो चलो अपन वो भी तो समझते हैं, वो भी तो करना है अपने को। अभी अपन ने ये वाला पार्ट भी कर लिया पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब अपने को करना ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक एडजस्टमेंट और है। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर 2001 वॉज 20 लाख। ठीक है, चलो अब एक बार सबसे पहले अपन कंसेप्ट समझते हैं इसका, जिससे रिलेटेड है ना। एक बार अपन यहाँ से समझते हैं। भाई देखो बेसिकली जो असेट में इंक्रीज हो रहा है उसके लिए ये तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, जो अपने को पता है कि भाई अगर फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, तो अपन क्या करते हैं, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू को प्री एक्विजिशन में ऐड कर देते हैं, और इंक्रीज को अपन लाइबिलिटी साइड में भी, असेट साइड में भी ऐड करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ये अपने को पता है। लेकिन एक एडिशनल एडजस्टमेंट और होता है असेट के केस में, ये आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना। इन केस ऑफ असेट्स एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नीड टू बी मेड ऑन एक्विजिशन डेट। क्या होता है ये एडजस्टमेंट, देखो ध्यान से समझना। अपन क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं हर चीज़ को, यानी फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस आता है, हाँ बिल्कुल आता है। अपन डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, कैरिंग अमाउंट के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अपन फेयर वैल्यू में चार्ज करते हैं तो अपन फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। यानी कुछ कम ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसी का अपने को एडजस्टमेंट करना है। कैसे करना है, स्टेप 1 कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ऑन एक्विजिशन डेट। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ऑन एक्विजिशन डेट। स्टेप 2 ऑब्जर्व द फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑन एक्विजिशन डेट। स्टेप 3 कैलकुलेट इंक्रीज या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट एज डिस्कस्ड अबव, जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस करा ना कि अगर कैरिंग वैल्यू मोर देन फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू मोर देन कैरिंग वैल्यू है, वो स्टेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया। अब अपने वो चौथा काम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका स्टेप है, डू एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल या फिर लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट। एक्विजिशन डेट से लेकर कंसोलिडेशन डेट तक का डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अपने उसमें करना है। कैसे करना है, डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट ऑन फेयर वैल्यू पे इतना चार्ज होगा, फेयर वैल्यू पे एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट तक इतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट ऑन कैरिंग अमाउंट।
यानी कुल मिला के फेयर वैल्यू अगर है, अगर हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं तो हमें इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, हम कैरिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, हमने अभी तक इतना कर रखा है, क्या हमने कम कर रखा है या ज़्यादा कर रखा है। मान लो अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है, यानी फेयर वैल्यू पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, अपन ने कम कर रखा है, अपन क्या करेंगे और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर देंगे, लेस कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग और लेस कर देंगे असेट की वैल्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। किससे? इस वाले अमाउंट से। ये वाला अमाउंट कौन सा हो जाएगा इस केस में? एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यानी अपने को फेयर वैल्यू के हिसाब से इतना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए था, लेट सपोज 1 लाख। अपन ने कैरिंग अमाउंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा हुआ है, लेट सपोज 75,000, यानी एडिशनल मुझे और कितना डेप्रिसिएशन दिखाना है? 25,000 का दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? लेस कर दूंगा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग और लेस कर दूंगा मेरी असेट की वैल्यू उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। यही मान लो कि अमाउंट नेगेटिव आता कि हमें 75,000 चार्ज करना है, अपन ने 1 लाख कर रखा है, यानी मुझे क्या करना है? इस एक्स्ट्रा 25,000 को वापस से रिवर्स करना है। इस एक्स्ट्रा 25,000 को फिर से मुझे ऐड बैक करना है, किसमें? वही पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स में। और ऐड किस में करेंगे अपन? असेट साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। चलो अपन हमारा प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको अब समझ में आएगा। ये आ गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट। क्या कहता है? हमारी फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की है, ठीक है। चलो हमारी फेयर वैल्यू 20 लाख की हो गई, अपने को समझ में आया कि जो फेयर वैल्यू है हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वो 20 लाख की है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को कैरिंग अमाउंट भी चाहिए, जब भी तो अपन कंपेयर करेंगे। चलो देखते हैं कैरिंग अमाउंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अपन यहाँ से देखते हैं। XYZ का प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट अपने को दिखाई दे रहा है 13,50,000। लेकिन ये 13,50,000 कब का है? ये 31 मार्च 2002 का है। अपने को तो 1 अक्टूबर 2001 का चाहिए, एक्विजिशन डेट का चाहिए, क्योंकि अपन कंपैरिजंस और सारे एडजस्टमेंट्स कब कर रहे हैं? एक्विजिशन डेट पे कर रहे हैं। यानी मेरे को इसके अंदर कुछ डेप्रिसिएशन जो अपन ने ऑलरेडी चार्ज करा हुआ है उसको अपने को एड बैक करना पड़ेगा। हाँ, एड बैक करना पड़ेगा। देखते हैं चलो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 10% की रेट है। मेरे को पता चला कि 10% की रेट है, यानी अपन ने किसी एक ओपनिंग WDV पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा, उसके बाद 13,50,000 का फिगर आया। हाँ बिल्कुल समझ में आई मेरे को। इसका मतलब 13,50,000 90% के बराबर है भाई। 100 में से 10% अपन ने हटा दिया पूरे साल में, यानी 13,50,000 90% के बराबर है। हाँ ठीक है, तो 100% कितना हुआ? यानी ओपनिंग वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को कितनी हुई? ओपनिंग कितनी हुई? 13,50,000 डिवाइड बाय 90%। मैथ्स समझ में आ गई बात? कोई समझ नहीं है डाउट पूछ सकते हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे। कितनी आई ओपनिंग वैल्यू? यानी ओपनिंग बुक वैल्यू। अपन क्या कर रहे हैं? बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अभी अपन। कैरिंग वैल्यू तो अपने को पता है कितनी है। कैरिंग वैल्यू कितनी? आई थिंक 20 लाख है, जो मैंने नीचे फिगर पढ़ा था। हाँ 20 लाख है। तो फेयर वैल्यू, तो अपने को फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन तो पता ही है 20 लाख। अपन को निकालना है कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अपने पास कैरिंग अमाउंट अभी 31 मार्च 2002 की है। जब मैंने उसमें डिवाइड बाय 90% करा तो मेरे पास आ गई 1 अप्रैल 2001 की ओपनिंग वैल्यू कितनी? 15 लाख की। 15 लाख की। लेकिन मुझे तो 1 अक्टूबर 2001 की वैल्यू चाहिए, यानी इसमें मुझे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा। चलो मैं कर देता हूँ। कितना हुआ इसका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन? 15 लाख का 10% इंटू 6/12 75,000। तो 15 लाख माइनस 75,000 इक्वल टू 14,25,000। अब अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। चलो अपन समझते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। मैंने नीचे सब लिख रखा है, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा समझाने में। अपन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। कैसे होगा इसका एडजस्टमेंट? 1 मिनट, कहाँ गया? ये रहा। चलो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का क्या होगा? फेयर वैल्यू 20 लाख। हाँ ये मेरे को पता है, क्वेश्चन में दी हुई है। कैरिंग अमाउंट कितनी होगी 1 अक्टूबर 2001 को, यानी एक्विजिशन डेट पे। सारे एडजस्टमेंट्स अपन एक्विजिशन डेट पे करने कितनी होगी? 13,50,000 डिवाइड बाय 90% कितना है? 15 लाख आया। ये 15 लाख कौन सी फिगर की वैल्यू है? 1 अप्रैल 2001। ये मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ये पॉइंट समझ में आया होगा भाई। जो 13,50,000 की वैल्यू है वो 31 मार्च 2002 की है। ये वैल्यू आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन निकल करके आई है, यानी ये वैल्यू 90% के बराबर है। तो 100% कितनी होगी? यानी 1 अप्रैल की ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी? हाँ इतनी होगी। अपने को 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हटाना है, अपन ने हटा दिया, हमारे पास आ गई 14,25,000। यानी फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट। क्या करते हैं? मोर होती है तो अपन इंक्रीज कहाँ करते हैं? अपन ने अभी ऊपर एडजस्टमेंट पढ़ा था, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ उस पर। ये रहा। फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट। अपन क्या करते हैं? ऐड इंक्रीज इन फेयर वैल्यू टू प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। कितना है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू? कितना है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू? 5,75,000 का। 5,75,000 अपन इसमें ऐड कर देंगे। ये अपन ने कर दिया, ठीक है।
ये अपन ने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपने को एडजस्टमेंट करने थे उस स्टेप्स के। क्या था अपना स्टेप 1? अपना था स्टेप 1 अपने को देखना, फर्स्ट स्टेप में देखना हमने को कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट, दूसरे में देखना फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। चलो सब मैंने नीचे सॉल्यूशन में लिख रखा है आपके लिए। अब ये सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो देखने की नीड भी नहीं है आपको इसके लिए। कोई आपको दिक्कत आए, आपको नींद आती है खुद करते हुए क्वेश्चन, तब आपको देखनी है मेरी वीडियो। स्टेप 1 में कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट 14,25,000। स्टेप 2 फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट 20,000, इंक्रीज कितना है 5,75,000 का। स्टेप 4 डेप्रिसिएशन अगर फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करते तो कितना करते, कब से लेकर एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट तक। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना हो कंसेप्ट, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, आप क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। एक्विजिशन डेट से लेकर कंसोलिडेशन डेट तक कितना डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करते, अपन 20 लाख इंटू 10% 6 मंथ्स का करते साहब, इतना करते। मैंने कितना कर रखा है, मैंने कर रखा है 75,000 का, यानी मुझे और कितना करना है 25,000 एक्स्ट्रा करना है। क्या करूंगा मैं उस 25,000 एक्स्ट्रा को लेस कर दूंगा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग से, और लेस कर दूंगा मेरी असेट साइड से। चलो मैं मेरी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का एडजस्टमेंट अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, उसमें से लेस कर देता हूँ। ये मैंने लेस कर दिया, ये मैंने इसका भी एडजस्टमेंट कर दिया, हाँ कर दिया। हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट आया, अपन ने उसको प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्कुल कर दिया। चलो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, चलो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। तो फाइनली अपन ने क्या करा, फाइनली अपन ने फर्स्ट और सेकंड स्टेप अपना पूरा कर लिया। अपन ने फर्स्ट स्टेप कर लिया, अपन ने सेकंड स्टेप कर लिया। अपना थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट नेट असेट्स विच आर टेकन बाय पेरेंट कंपनी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन एक्विजिशन डेट। अपने को क्या करना है, नेट ये क्यों कर रहे हैं अपन, जिससे अपन गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकाल पाएँ। कैसे, अपन आगे समझेंगे स्टेप वाइज, अपन आगे स्टेप वाइज समझेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे अपन आगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे आपको स्टेप्स याद होने लगेंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ आपको प्रैक्टिस, ठीक है। चलो तो अपने को क्या करना है, गुडविल, इसके लिए क्या करना है हमने, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालने के लिए अपने को सबसे पहले नेट असेट्स विच आर टेकन बाय पेरेंट कंपनी निकालना है। कैसे निकलेंगे, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, ध्यान से किसकी, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी एड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। चलो ठीक है, शेयर कैपिटल कितनी है सब्सिडरी की, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है 20 लाख की, 20 लाख की है साहब, यानी 20 लाख प्लस हमारा प्री एक्विजिशन वाला प्रॉफिट कितना हुआ, फिगर कितना आया फिगर अपना, ये है हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 32,85,000। ये आ जाओ अपन, कहाँ गया, ये आ गया। शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख की, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 32,85,000 का, यानी हमारी नेट असेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 52,85,000 आ गई, ठीक है। हमारा स्टेप 4 क्या कहता है, कैलकुलेट करेंगे अपन एनसीआई। इसमें एनसीआई कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि 100% पूरा का पूरा हमारे पास है, तो एनसीआई कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। स्टेप 5 क्या कहता है, चलो अपन चलते हैं हम स्टेप 5 पे। क्या कहता है स्टेप 5, ये आ गया अपना स्टेप 5, जिसमें अपन गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करते हैं, जिसको अपन कैपिटल रिजर्व भी बोलते हैं, गेन ऑन बार्गेन परचेज को। परचेज कंसिडरेशन पेड या फिर गिवन टू सब्सिडरी एड एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट लेस नेट असेट जो अपन ने अभी अभी कैलकुलेट करे। अगर मान लो ये फिगर पॉजिटिव आता है, इसका क्या मतलब, मैंने जो परचेज एक्विजिशन दिया, मैंने जो उसको परचेज कंसिडरेशन दिया, और जो एनसीआई का हिस्सा हमारे पास है, जो एनसीआई का हिस्सा एनसीआई के पास है सॉरी, वो नेट असेट से ज़्यादा है, यानी मैंने एक्स्ट्रा कुछ पे कर दिया। वो मैंने एक्स्ट्रा किस चीज़ का पे करा, गुडविल का पे करा। मैंने उनको गुडविल के पैसे अलग से दिए, उसकी गुडविल थी किसकी, XYZ की, मैंने उसको गुडविल के पैसे उसके अलग से दिए, क्योंकि गुडविल की एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, इंटेंजिबल असेट है, तो मैंने गुडविल के पैसे उसको एक्स्ट्रा दिए। अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है यहाँ पर तो क्या होगी, गुडविल होगी। अगर ये फिगर नेगेटिव आता है तो क्या होगी, गेन ऑन बार्गेन परचेज होगी, यानी हमारे कैपिटल रिजर्व में ऐड होगा, रिजर्व्स में ऐड होगा ये हमारे। कैसे होगा आगे अपन सब देखेंगे, ठीक है। चलो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक पॉइंट और छोटा सा इसमें ध्यान रखना आप, कि अगर अपने को परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन स्पेसिफिकली, देन टेक इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी बाय पेरेंट शोन इन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। अगर अपने को परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिख रहा है पेरेंट की बैलेंस शीट में, उसको अपन एज अ परचेज कंसिडरेशन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा हुआ है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अपने को परचेज कंसिडरेशन स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड जो बुक्स जो DEF की बुक्स में दिख रहा है, वो अपन एज अ परचेज कंसिडरेशन ले लेंगे। चलो अपन अब कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी गुडविल। चलो हम अब अपनी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कहाँ गई, ये रही, नहीं ये तो कंसेप्ट का पार्ट है, एक मिनट। ये सब अपन कर चुके, ये सब अपन देख चुके, अब अपन कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 34 लाख का हो गया, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा है। नेट असेट्स अपन ने ऊपर अभी अभी कैलकुलेट करे थे 52,85,000 के, एनसीआई इसमें है नहीं। ये फिगर क्या आया, ये फिगर नेगेटिव आया,
यानी हमने कम दिया, परचेज का कम दिया, नेट असेट ज़्यादा ले लिए, तो यानी क्या हुआ, एक गेन ऑन बार्गेन परचेज हुआ। ये हमारी कैपिटल रिजर्व में हम शो करेंगे कितना, 18,85,000 का फिगर। अब स्टेप 6 क्या कहता है, स्टेप 6 क्या कहता है, चलो अपन देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप 6। अब अपन कैलकुलेट करेंगे ये इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का, इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो अपन जब आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, कंसेप्ट के लिए लिखना जरूरी था। अपन निकालेंगे कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अदर इक्विटी शो होगी वो वाली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए अपन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी निकालेंगे। कैसे करेंगे, अपन सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेरेंट एंटिटी ले लेंगे, पेरेंट का खुद का बैलेंस कितना है, रिटेन अर्निंग का, रिजर्व्स का, उसका टोटल। फिर अपन पोस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट या शेयर, पोस्ट एक्विजिशन जो हमारे जो एज अ पेरेंट जो हमको सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट मिलेगा वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा, अपन उसको ऐड कर देंगे। कुछ अगर गुडविल में इंपेयरमेंट हुआ है वो लेस होगा, इंपेयरमेंट की पॉइंट जब आएगा गुडविल के क्वेश्चन में तब अपन देखेंगे। और कुछ एडजस्टमेंट है जहाँ पर हमें कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी को एडजस्ट करना है, उसमें अपन ये वाला एडजस्टमेंट्स कर देंगे। चलो अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी कहाँ है, हमारी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, हमारी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी कहाँ गई, ये सब अपन कर चुके हैं। सॉल्यूशन काफ़ी बड़े रहते हैं ना कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के, इसलिए थोड़ी सी टाइम वेस्ट भी होता है इन सब चीज़ों में स्क्रॉल वगैरह करने में, लेकिन समझाऊंगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर देख लो DEF का खुद का बैलेंस कितना है, 5,72,000 का। आप क्वेश्चन चेक करना, आपको मिलेगा रिटेन अर्निंग्स का 5,72,000, रिजर्व्स का 24 लाख। पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आपको ध्यान होता हमारे 3,35,000 अपन ने कैलकुलेट करा था ऊपर, पूरा का पूरा 100% पेरेंट का था। ये रहा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट अपन ने ले लिया, 3,35,000 का फिगर अपन ने ऐड कर दिया। बड़ा PDF होते हैं ना तो काफ़ी इसमें दिक्कत रहती है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन होते ही बड़े हैं ना कंसोलिडेशन के, तो उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। चलो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट अपन ने इसमें ऐड कर दिया। डिविडेंड का शेयर क्या पड़ा था अपन ने डिविडेंड के एडजस्टमेंट में, चलो फिर से अपन डिविडेंड के एडजस्टमेंट में चलते हैं एक बार, फिर से समझेंगे कि अपन ने वहाँ पर लेस क्यों करा। कहाँ है अपना डिविडेंड का एडजस्टमेंट, ये रहा। क्या लिखा हुआ है, पेरेंट कंपनी का शेयर रिड्यूस फ्रॉम ग्रुप रिटेन अर्निंग, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग क्या होती है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। तो जो पेरेंट कंपनी का शेयर है डिविडेंड का वो अपन क्या करेंगे, स्टेप 6 में अपन कम करेंगे। कितना है, टोटल 2 लाख ही तो है, पूरा का पूरा 100%। तो चलो अपन 2 लाख कम कर देते हैं डिविडेंड का, यही तो अपन कर रहे हैं, यही तो अपन ग्रुप रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपन, ये अपन ने कर दी, सिंपल। हमारा कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स में आ गया। कौन सा कैपिटल रिजर्व है, जो अपन ने ऊपर अभी गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करा था, मैंने वो कहा था कैपिटल रिजर्व्स में ऐड होगा, ये अपन ने कैपिटल रिजर्व में ऐड कर दिया। बस ये चीज़ें अपने को भूलनी नहीं है कि एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ करने हैं वो मैंने आपको सब कंसेप्ट में लिख के दे दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब एडजस्टमेंट यहाँ पर करने हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्किंग नोट्स बनाते वक्त। ये चीज़ अपन नहीं पूछ सकते, हाँ मेरे को पता है, मुझे पता है कि डिविडेंड का शेयर जो पेरेंट कंपनी का है वो लेस करना है ग्रुप रिटेन अर्निंग से, अदर इक्विटी से, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी से, तो करना है। ये नहीं कि मैं जब कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टेप्स इसके अंदर तो मैं भूल ही जाऊँ, फिर वो दिक्कत होती है, फिर वहाँ पे गलती होती है, फिर हमारे मार्क्स कटते हैं। वो होता है कि पता होते हुए भी मैं करना भूल गया, अरे क्यों करना भूल गया, ऐसा। ठीक है, तो अपनी क्या आ गई, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का टोटल कितना आ गया, 49,92,000 आ गया। अब अपन फाइनली अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसका मैंने नोट्स लिख रखे ऊपर, एक बार रीडिंग कर लेते हैं उसकी। बेसिक है, कुछ खास बात नहीं है उसमें। वैसे क्या लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ऐड ऑल अमाउंट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी बैलेंस शीट। हाँ बिल्कुल, ये तो करना ही है, पेरेंट और सब्सिडरी मर्ज हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो कंसोलिडेट करने के लिए ऐड तो करना ही पड़ेगा। हाँ, राइट गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेटेड इन स्टेप 5, बिल्कुल मत भूलना। अगर गुडविल है तो अपने को असेट साइड में लिखनी है, गेन ऑन बार्गेन परचेज है तो कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स में आएगा, बिल्कुल आएगा। राइट NCI ऑन कंसोलिडेशन डेट, NCI अगर होती इसमें तो अपन लिखते। इम्पैक्ट देंगे अपन एडजस्टमेंट्स का, जो अपन एडजस्टमेंट करें, ध्यान है प्लांट एंड मशीनरी में बैलेंस शीट में ऐड करो, इन्वेंट्री बैलेंस शीट में ऐड करो, जो इंक्रीज हुआ लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में ऐड करो, मैंने आपको बताया तो, पर वो सब अपन अब करने जाएंगे। और क्या करते हैं, डू नॉट राइट द फॉलोइंग इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से पॉइंट अपने को नहीं लिखना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी मेंशन्ड इन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। पेरेंट की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट शो कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। क्यों लिखेंगे भाई साहब, क्यों लिखेंगे, अपन ने अक्वायर कर लिया, अपन सिंगल बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो मैं क्यों इंटर ग्रुप जो मैंने इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखा, अब तो मैंने पूरा कंट्रोल ले लिया उसमें, तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मैं नहीं लिखूंगा। और क्या नहीं लिखूंगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी मेंशन्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिजर्व सब्सिडरी कंपनी बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, वो भी मैं इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसमें जो इक्विटी और शेयर कैपिटल वाला पार्ट आएगा वो सिर्फ पेरेंट एंटिटी का आएगा। ये बेसिक से पॉइंट अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए ध्यान रखना है। चलो अपन इस क्वेश्चन की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब फाइनली बनाते हैं। ये आ गई अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या है हमारा PP, ये तो मैंने गलती से यहाँ पे क्या है, मैंने पॉइंट नहीं लिखे थे तो ये काटना रह गया, छोड़ो। यहाँ से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सबसे पहले क्या लेना है अपने को, असेट साइड में PP। सबसे पहला क्या है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग। चलो अपन एक एक करके अपन क्वेश्चन से समझते हैं इसको। ये 15 लाख 18 लाख ये वाले फिगर कौन से हैं, चलो कौन से हैं, ये देखो 15 लाख पेरेंट का, 18 लाख सब्सिडरी का, दोनों को ऐड कर देंगे। चलो बार बार यहाँ पे नहीं आऊँगा, मैंने आपको एक बार बता दिया। अब आप एक बार आपके पास जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो हो गया आपके पास, तभी तो आप कर रहे हो उस वीडियो को, आप उससे एक बार रेफरेंस लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, ये तो बार बार मैं ऊपर जाऊँगा तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलो आ गए। लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख एक पेरेंट की, 18 लाख सब्सिडरी की, ये कौन सा है, फेयर वैल्यू इंक्रीज है। फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ था 10 लाख का क्वेश्चन में, क्या करा था अपन ने उसका एडजस्टमेंट, ध्यान है आपको, क्या करा था अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट, यहीं कहीं पे लिखा हुआ होगा, ये रहा, एक मिनट, ये रहा, ये 10 लाख लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ था। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व तो अपन ने बढ़ा दिए थे, हाँ अपन ने ये भी लिखा था कि ऐड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट 10% ऐड, 10 लाख अपने को ऐड करना है लैंड एंड बिल्डिंग में अपने को बैलेंस शीट में, देखो वही तो करा है, ये कर दिया ऐड, सिंपल। सेम विद प्लांट एंड मशीनरी, 24 लाख पेरेंट का, 13,50,000 सब्सिडरी का, ये 5,50,000 फेयर वैल्यू का इंक्रीज जो अपन ने कैलकुलेट करा था ऊपर, और ये 25,000 का लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखो आ जाओ यहाँ पर वापस, ये देखो ये जो अपन ने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला था, क्या लिखा था, लेस फ्रॉम असेट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अपन ने लेस कर दिया। ये जो अपन ने 5,75,000 का निकाला था एक्सेस, क्या करा था अपन ने, इसको एक्सेस को क्या करना है, अपन ने नीचे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं वो कंसेप्ट से दिखा देता हूँ। अपने को क्या करना था एक्सेस पार्ट में, अगर असेट में फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, तो क्या करना है, इंक्रीज फेयर वैल्यू ऑफ असेट साइड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी फेयर वैल्यू इंक्रीज अपने को शो करना है बैलेंस शीट में, और अगर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ हो तो उसको कम करना है, वही तो अपन ने करा। ये देखो अब आएगा आपको समझ में क्या करा अपन ने, ये फेयर वैल्यू इंक्रीज प्लस कर दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, सिंपल। तो जो जो एडजस्टमेंट अपन ने कंसेप्ट वाइज समझे में है, वो आपको बस इतना ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर मुझे वो एडजस्टमेंट करना है, वो भूलना नहीं है, बस लिखा हुआ मैंने सब कुछ जो नोट्स में, आप पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन भी आपके सारे सॉल्व होंगे, लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है, आपको एज अ स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि आपको एडजस्टमेंट करने भूलने नहीं है, नहीं तो सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री पेरेंट की, सब्सिडरी की, फेयर वैल्यू इंक्रीज, सिंपल। ट्रेड रिसीवेबल पेरेंट का, सब्सिडरी का, इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं। कैश पेरेंट का, सब्सिडरी का, कोई एडजस्टमेंट था नहीं, ये अपने असेट्स कंप्लीट हो गए। लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था पेरेंट की लेनी है, बस सब्सिडरी की नहीं लेनी है। अपन ने पेरेंट की शेयर कैपिटल ले ली 50 लाख, और अदर इक्विटी अपन ने कंसोलिडेटेड अपन ऊपर ने कैलकुलेट करता है, दो फिगर आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आए। शेयर कैपिटल 50 लाख सिर्फ पेरेंट का, अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि शेयर कैपिटल सब्सिडरी नहीं लेना है, बताया था मैंने आपको अभी उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पॉइंट में, हाँ बताया था। तो हमारी 50 लाख की ये आ गई, ये फिगर आ गया 50 लाख का, सिर्फ ये फिगर 50 लाख का, देखो ये आ गया। ये वाला अपने को लेना ही नहीं है, इसका जो ट्रीटमेंट अपन को करना था नेट असेट निकालते वक्त वो अपन कर चुके, बस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। आपको नहीं ध्यान आ रहा है, आप नोट्स अच्छे से पढ़ना, वहाँ पर लिखा हुआ मैंने सब कुछ, ठीक है। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का बैलेंस अपन ने वर्किंग नोट में निकाला था, अभी क्या निकाला था वर्किंग नोट में बैलेंस, अपन ने क्या निकाला था, अपन ने वर्किंग नोट में बैलेंस अभी जो कैलकुलेट करा था 49,92,000, हाँ ठीक है 49,92,000 ये अपन ने लिख दिया। देखो ये शेयर कैपिटल लिख दी, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी लिख दी। आ जाओ अपन अब लाइबिलिटीज़ पार्ट में। बैंक ओडी में कुछ चेंज है नहीं, हाँ ट्रेड पेबल में एक पेरेंट का सब्सिडरी का इंक्रीज़ हुआ था, फेयर वैल्यू याद है, ये इंक्रीज़ कर दिया अपन ने फेयर वैल्यू, ठीक है। ये अपने यहाँ पर बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो बेसिकली कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में बिल्कुल मैं आपको ये बोलता हूँ, क्या हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि इन्होंने जल्दी जल्दी कराया। मेरा पर्पस ये वीडियो कराने का क्या है, मेरा पर्पस आपको ये समझाने का है कि अगर आप स्टेप वाइज ध्यान रखोगे, स्टेप्स को याद रखोगे, देखो कंसोलिडेशन में और 103 में ये जो दो इंडेक्स है ना, इनमें अल्टीमेटली आपको क्या रखना है, स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह से लॉजिकली पार्ट अपन बाद में भी समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये वीडियोस बनाऊंगा। अब मैं जो भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन में कराऊंगा आपको इसी तरह से स्टेप वाइज में कराऊंगा। ये हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ये सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है, आपको वीडियो देखने की भी नीड नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप नया नया भी पढ़ रहे हो ना कंसोलिडेशन, आप मान लो आपने एक भी क्वेश्चन नहीं करा अभी तक कंसोलिडेशन का, और आप ये पीडीएफ देख रहे हो, आपको समझ में आएगा। बस प्री का मतलब पता होना चाहिए, पोस्ट का मतलब पता होना चाहिए। प्री का मतलब मेरे को पता है, पहले किससे पहले, इक्वेशन से पहले। पोस्ट क्या होता है, बाद, इक्वेशन के बाद, बस सिंपल। सब कुछ आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन भी अपना आसानी से हो गया। अपन और क्वेश्चंस करेंगे इसके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली आप बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना क्या क्या अप्लाई हो रहा है। मैंने इसमें पीडीएफ में भी लगाया हुआ वो है बस अभी जो इसमें कवर हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा भी नहीं लगाया। अब देखो ये वाले जो स्टेप्स थे ये तो मेरे को लगाने जरूरी थे सारे, ये सारे स्टेप्स तो मेरे को लगाने जरूरी थे, ये तो अल्टीमेटम स्टेप्स हैं,
ये तो लगा नहीं थे। इसके साथ मैंने एडजस्टमेंट में देखो कौन सा लगाया है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के साथ P&L स्टेटमेंट भी आ सकता है कभी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन इसमें नहीं था तो मैंने नहीं बताया आपको, बेकार में वीडियो लंबा क्यों करें अपन। बाकी देखो इसमें एडजस्टमेंट में डिविडेंड एडजस्टमेंट था, फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट था, वही मैंने इसमें दोनों लगाए, बस ऐसा, ठीक है। तो ये PDF आप टेलीग्राम से ले लेना आराम से, क्वेश्चन आपके पास हो गई। थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिएगा। कंसोलिडेशन की डिमांड आ रही थी सबसे ज़्यादा वैसे।